हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम CA Urja Jhawar, your audit mentor for CA final, and here we are going to study the professional ethics second schedule. In the previous classes, we have already discussed our first part, our first schedule of professional ethics. Here we will cover our second schedule of the professional ethics. Okay. So in this particular discussion, हम लोगों को आपको इस रिविजन लेक्चर से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है. आपको जितने भी मॉड्यूल के गिवन प्रोविजंस है इसमें सारे कवर्ड हैं क्लॉजेस वाइज. जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर क्लॉज से इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो सारे हम लोगों ने वन लाइनर पॉइंटर्स के अंदर कवर कर दिए. इसका मतलब क्या, अगर आप लोगों के पास बड़े बड़े केस स्टडीज को, बड़े बड़े क्वेश्चंस का गो थ्रू करने का बाय एनी चांस टाइम नहीं है एंड आपने सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे से लर्न कर लिया है, तो इस रिविजनरी लेक्चर में सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर्ड हैं. अदर देन दिस, प्रैक्टिस के लिए आपको करना है तो यू कैन रेफर एनी स्कैनर और एनी क्वेश्चन बैंक और इंस्टीट्यूट मॉड्यूल पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू. ठीक है, सो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्लॉज. ठीक है, अच्छा, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 स्पेसिफिकली किसके लिए है? आपके चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए. किसके लिए है? चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए. देर आर टोटल 10 नंबर ऑफ क्लॉजेस इन द सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1. वाइज अगर हम लोग पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल देख रहे हैं तो उसके अंदर देर आर 12 नंबर ऑफ क्लॉजेस. ठीक है, ये जो है टिपिकली सेकेंड शेड्यूल बच्चों को याद करने में थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है इसको, लेकिन हम लोग बहुत ही इजी तरीके से, बहुत कॉन्सेंट्रेटली आगे बढ़ेंगे. ठीक है, जो जो भी पॉइंटर्स हैं, जो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग को मैं बताती जाऊंगी. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लोज. सो फर्स्ट क्लोज आपको सामने आ रहा है. फर्स्ट क्लोज क्या बताते हैं, किसके बारे में? फर्स्ट क्लोज ये है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में. सी, अगर कोई ऑडिटर किसी भी क्लाइंट के पास सबसे पहले जाता है तो क्लाइंट उससे बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या रखता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, कि इतना तो मुझे आप पे मैं भरोसा रख सकता हूं कि आप मेरा डेटा किसी और को नहीं देखेंगे. इस वजह से पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल का क्लॉज 1 क्या बोलता है? कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी आपके लर्निंग के लिए, आपको लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखना है. तो फिर लैंग्वेज में क्या लिखना है मैम? लैंग्वेज में आपको लिखना है अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ he discloses the information which he have acquired in the course of his professional engagement to any person who is other than client. क्या बोला है मेरे साथ प्लीज रिपीट करो. अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी अ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he discloses all the information which he have acquired in his professional engagement to any person who is other than his client. to any person other than the client. कौन सा इंफॉर्मेशन? जो आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में एक्वायर किया है. आपका इंफॉर्मेशन का दो पहलू है. फर्स्ट, प्रोफेशनल एंगेजमेंट से एक्वायर किया है. सेकंड, अदर देन द क्लाइंट को आप लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया है, तो आप चार्टेड अकाउंटेंट इन गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएंगे. ठीक है, चलो. क्या मैम हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद डिस्क्लोज कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन? नहीं. अगर कोई भी केस स्टडी आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रही है कि असाइनमेंट ऑडिटर का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद उसने क्लाइंट का कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है, नाउ वेदर ही विल बी लायबल टू बी मिसकंडक्ट अंडर द क्लॉज 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल पार्ट 1? यस, डेफिनेटली ही विल बी लायबल ऑफ मिसकंडक्ट. ठीक है, नाउ इसके अंदर आपको फर्दर आप लोगों ने लिख लिया कि a chartered accountant in practice shall be deemed to be the guilty of misconduct if he discloses any information acquired under the professional engagement other than to other than his client. आपके उसके बाद फर्दर आपको कंटिन्यू करना है. however he may disclose the information. किस केसेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है? अगर आपके क्लाइंट ने खुद ने कंसेंट दिए कि प्लीज आप डिस्क्लोज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? लॉ की रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्लोज करने की. ठीक है, या फिर व्हाट, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर माना जाएगा. इसका मतलब यू हैव योर प्रोफेशनल ड्यूटी. इसका मतलब या तो आपका लीगल ड्यूटी है, लीगल कंपल्शन है, या फिर आपका प्रोफेशनल ड्यूटी है, या फिर आपके क्लाइंट ने खुद ने आपको अलाउ कर दिया है, तो इन केसेस में आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं. ओके, नाउ हु कैन गिव द कंसेंट? आपको आगे इंफॉर्मेशन लिखना है विद रेस्पेक्ट टू द क्लाइंट. क्लाइंट में गिव दैट कंसेंट इन एनी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से क्लाइंट आपको कंसेंट दे सकते हैं? अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर. बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन देगा? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो फिर पार्टनर या फिर उसका अटॉर्नी. ठीक है,
नाउ देयर सम केस स्टडीज जो कि हम लोगों को क्लॉज 1 में, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर कवर करना है, ठीक है। चलो इसके अंदर फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस के अंदर क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट सॉरी ऑडिटर ने क्या किया, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये इंफॉर्मेशन नेशन के लिए डिस्क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे देश के लिए डिस्क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस केस के अंदर वो ऑडिटर क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। व्हाई? बिकॉज उसको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को फॉलो करना चाहिए था, ठीक है। यस, ये इसका मतलब यहाँ पे या तो उसका क्लाइंट का कंसर्न होना चाहिए, या फिर कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, या फिर उसकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सेकंड केस के अंदर क्या बोल रहा है भाई, क्लाइंट अच्छा खासा एक सेमिनार के अंदर गया और उसने क्या किया, सेमिनार में बहुत ज्यादा वो फॉर्म में आ गया टीचिंग के लिए, उसने क्या किया, बड़े बड़े पूरे प्रोजेक्टर पे क्लाइंट का पूरा डाटा शो कर दिया, क्लाइंट का एग्जाम्पल सेट कर दिया, क्लाइंट का पूरा इन्फॉर्मेशन क्या करा जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया। ऐसा कोई केस स्टडी आपको एग्जाम में दिख रहा है तो आपको किसका रेफरेंस देना है, अगेन क्लॉज 1 का पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। एक और केस स्टडी क्या हो सकता है, आफ्टर डिस्प्यूट विद द क्लाइंट, मतलब क्या, क्लाइंट हम लोग बहुत जनरली देखते हैं, आप लोग आर्टिकलशिप में भी जाते हो तो इट इज वेरी कॉमन, एट द एंड ऑफ योर ऑडिट कहीं ना कहीं समवेयर क्लाइंट से फाइट हो ही जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ, ऑडिटर की क्लाइंट के साथ में फाइट हो गई, उसने बोला कि यार आपने तो ये टाइटल ऑफ असेट्स के लिए हमें कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नंबर ऑफ ईयर्स तक आना ही नहीं चाहिए, वो तो पहले ही रिफंड हो चुका है लेकिन फिर भी बुक्स में दिख रहा है, एंड फलाना फलाना और भी बहुत सारे पॉइंटर्स जो कि ऑडिटर ने क्लाइंट को मेंशन किए। क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे नहीं जम रहा है आपका ऑडिट, आई डोंट वांट टू डू एनी फर्दर एंगेजमेंट, मुझे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। अब क्या हो गया यहाँ पे इस केस में, ऑडिटर का रिमूवल। ऑडिटर था बहुत ग्रजेस में, उसने क्या किया, जितने भी ये सारे पॉइंटर्स थे जिसकी वजह से उसका डिस्प्यूट हुआ, जाके उसने डिस्क्लोज कर दिए, इधर उधर लोगों को जाके बोल दिए। नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले, चाहे क्लाइंट के साथ आपका एंगेजमेंट खत्म ही क्यों नहीं हो जाए, खत्म ही क्यों नहीं हो जाए, यू कैन नॉट डिस्क्लोज एनी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल, यू कांट डिस्क्लोज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई केस लो आ रहा है तो आपको किसके अंदर लेना है, अगेन आपको क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस स्टडी के अंदर क्या होता, बैंक ने ऑडिटर को बोला था कि मैं इस फलाना कंपनी को लोन देने वाला हूं, आप तो इसके ऑडिटर हो, तो एक काम करो आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, ठीक है। नहीं, उस बेसिस पे क्या होगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि मैं इस क्लाइंट को अपना लोन वगैरह दे सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो क्लाइंट, अभी ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनता है, क्या उसको अपने वर्किंग पेपर्स देने, नहीं। तो ऑडिटर फर्स्ट क्लोज के अंदर तो ये बोल देगा कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है तो मैं कोई लायबल नहीं हूँ। साथ में जब भी ऑडिट वर्किंग पेपर आपको जब भी वर्ड दिखे, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसे 230 का आपका क्या जाएगा, रेफरेंस जाएगा। ऐसे 230 क्या बोलता है, ऑडिटर मे एट हिज डिस्क्रिएशन प्रोवाइड द वर्किंग पेपर टू द अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, राइट। इसका मतलब ऑडिटर के वर्किंग पेपर ऑडिटर की प्रॉपर्टी होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, इवन अगर क्लाइंट भी बोल रहा है तो ऑडिटर को लाइबिलिटी नहीं है कि उसको अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर बैंक भी बोल रहा है ऑडिटर को वर्किंग पेपर प्रोवाइड करने के लिए तो यहाँ पे ऑडिटर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है उस वर्किंग पेपर्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लॉज 1 का ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल का रेफरेंस देना है, साथ में ही आपको रेफरेंस देना है ऐसे 230 का। इसके अंदर क्या बोलना है, वर्किंग पेपर आर द ऑडिटर्स प्रॉपर्टी, ही मे एट हिज डिस्क्रिएशन मेक इट अवेलेबल टू द अदर विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट एज वेल, ठीक है। चलो आपका क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 1 किससे रिलेटेड था, कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी हम लोग चल रहे हैं क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, क्लॉज 2 आपको बोल रहा है, इफ द ऑडिटर certify or submit what, a report on the financial examination of the financial statement। इसका मतलब if the auditor by himself or through his firm name certify or submit report on the examination of the financial statement, which examination is conducted by other than him, his partner, his employee या फिर कोई और चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आई रिपीट माई पॉइंटर्स अगेन, इफ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सर्टिफाई और सबमिट विद हिज नेम और विद हिज फर्म नेम a report on the examination of financial statement otherwise than by him,
his partner or the employee of his firm, or या फिर other than a chartered accountant in practice, then he will be deemed to be a guilty of professional misconduct. अब बोलोगे मैम ये तो सुना सुना सा लग रहा है, ये सुना सुना लग रहा है, क्यों? क्योंकि इससे सिमिलर और भी हम लोगों ने क्लॉजेस में कुछ ना कुछ पढ़ा है. देखो पार्ट 1 शेड्यूल 1 क्लोज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है? अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपनी फर्म का नाम किसी और पर्सन को यूज करने दे रहा है जो कि चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस भी नहीं है, उसका पार्टनर या एम्प्लॉय भी नहीं है, देन उस केस के अंदर वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे किसी बात की हो रही है? अपने फर्म का नाम यूज करने की. ठीक है, कौन? उसका पार्टनर और एम्प्लॉय जो कि सीआईपी नहीं है वो लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो गिल्टी हो जाएगा. आपका क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 वो क्या बोलता है कि अगर वो अपना साइन करने के लिए अलाउ कर रहा है, यानी कि खुद का या खुद की फर्म के नेम का साइन करने के लिए अलाउ कर रहा है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, किसको? जो कि उसका पार्टनर नहीं है एंड सीआईपी नहीं है, सीआईपी प्लस पार्टनर नहीं है, उन लोगों को अलाउ कर रहा है, तो आप किसके अंदर कवर्ड हो गए? क्लॉज 12 के अंदर. नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी किसके थ्रू? अदर देन द पर्सन जो कि आप खुद है या आपके पार्टनर है या आपके एम्प्लॉय है या फिर कोई और चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, तो आपका क्लॉज 2 के अंदर आ जाएगा. पर्टिकुलरली इस पे एज सच कोई स्पेसिफिक केस स्टडी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन आस्क किया है, तो आप लोग सिर्फ इतना ही आपके की पॉइंटर्स को अच्छे से लर्न कर लो. ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग क्लॉज 3 के लिए. क्लॉज 3 क्या बोलता है? आपका क्लॉज 3 से आप लोग याद कर सकते हो फोरकास्टिंग. ठीक है, क्लॉज 3 इज अबाउट फोरकास्टिंग. इसका मतलब क्या? इफ एन ऑडिटर परमिट his name or his firm name which is used in connection with what? In connection with estimate of earning which is contingent upon the future transaction that may lead to believe that he watches the accuracy of forecast. इसका मतलब क्या हो गया? एक बार मीनिंग समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑडिटर है जिसको किसी क्लाइंट ने अपॉइंट किया है और उसने बोला कि यार प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसको प्लीज सर्टिफाई करके दे दो कि इतने ही प्रॉफिट्स होंगे, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? इसके अंदर इट इज अ एस्टिमेट ऑफ अर्निंग which is contingent upon the future transaction कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, it is just estimate of earning. Now it may lead to believe, अगर ऑडिटर सर्टिफाई कर देता है तो सामने वाले पर्सन को तो यही लगेगा ना कि इसने बोला है मतलब कि सब कुछ सही है, ऐसा ही होगा, तो इट मे लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट कि ये फोरकास्ट कंप्लीटली क्या है? करेक्ट है. अगर इस तरीके का एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट का अगर आप वाउचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप सर्टिफिकेशन टाइप का कुछ दे रहे हैं, देन यू विल बी डीम्ड टू बी अ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. इसका मतलब क्या? अगेन हम लोग देखते हैं, इफ अ ऑडिटर परमिटेड हिज नेम or his firm name which is used in connection with what? In connection with the estimate of earning that is contingent upon the future transaction that may lead to believe that he watches the accuracy of forecast. ठीक है, now यहाँ पे ऐसे ही 3400 एक रोल प्ले करता है. क्या रोल प्ले करता है? कि देखो आपका जो भी प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसकी ड्यूटी है? वो ड्यूटी है मैनेजमेंट की. ठीक है, लेकिन ऑडिटर उसको एग्जामिन करके उसके ऊपर अपना रिपोर्ट जरूर जनरेट कर सकता है. ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करना अलाउ है. मैनेजमेंट उसको रिप्रेजेंट करेगा उसके फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका पूरा एनालिसिस करके ऑडिटर अपना रिपोर्ट उसके ऊपर जनरेट कर सकता है. ऐसा कौन बोलता है? SAE 3400. इसका मतलब क्या? जब भी इस क्लॉज का रेफरेंस आप लोग आंसर में लिखोगे आपको ये SAE 3400 का लाइन पूरा का पूरा एज इट इज लिख देना है. ठीक है, क्या? कि CA may examine and report a prospective financial information which is presented and prepared by the management. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? A CA can prepare या फिर review the profit या फिर financially forecast को भी वो prepare कर सकता है, provided उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारे पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे. क्या क्या पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर? देखो ध्यान से देखो, मेरे साथ में आप लोग लर्न करोगे, आपको ये पॉइंटर्स याद हो जाएंगे. इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? ऑडिटर को क्या क्या बताना पड़ेगा? उसका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर वो वाउच कर रहा है एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट तो उसका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. ठीक है, उसका बेसिक्स ऑफ फोरकास्ट क्या है? बेसिस क्या है फोरकास्ट का? मेजर अजम्पशन for arriving or at those forecasts, and last he does not watches the accuracy of forecast. मेरे साथ में बोलो, अगर ऑडिटर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट जनरेट कर रहा है तो उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंटर्स मेंशन करने हैं. सबसे पहले क्या है? उसका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसका बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, उसका मेजर अजम्पशन क्या है उस फोरकास्ट को अराइव होने के लिए, मेजर अजम्पशन
for arriving those forecasts and it does not vouches the accuracy of forecast। उसको अपनी रिपोर्टिंग में सारी चीजें मेंशन करना है। अगर ये सारी चीजें मेंशन करके रिपोर्ट जनरेट करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके केस स्टडीज बहुत इजी है, उसके अंदर इससे आउट ऑफ आई डोंट थिंक कुछ आने वाला है, इसी से मिलता जुलता कुछ आएगा, सो यू कैन राइट इट इजीली। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्लॉज 4 के ऊपर। क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, देखो क्लॉज 4 बोलता है आपका ओपिनियन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने के लिए। क्लॉज 5 बोल रहा है आपका डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के लिए। एंड क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग ऑन द मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका क्लॉज 4 किसके लिए हो गया, ओपिनियन के लिए। क्लॉज 5 किसके लिए हो गया, डिस्क्लोजर के लिए। क्लॉज 6 किसके लिए हो गया, रिपोर्टिंग के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्लॉजेस करे, 3 क्लॉजेस। फर्स्ट क्लॉज वाज अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड क्लॉज वाज अबाउट व्हाट, सेकंड क्लॉज वाज अबाउट सबमिट या फिर सर्टिफाई जो भी आपका रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चीज। थर्ड तो क्या हो गया आपका कंटीजेंटी अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन का आप लोग क्या करते हैं, वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट से रिलेटेड। एंड फोर्थ पॉइंट आ गया आपका क्या, ओपिनियन, ओपिनियन से रिलेटेड। देखो इसके अंदर क्या होता है, इफ द ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of any business enterprise, of any business of enterprise in which he, his firm or his partner has a substantial interest। क्या ऑडिटर, एक बात बताओ, क्या ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि जिस उसकी वाइफ जो है वही उसकी फर्म की पार्टनर है, वही किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, वहां पे जाके क्या वो कभी ऐसा बोलेगा कि इस कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है, नहीं बोलेगा। क्यों, उसकी वाइफ को भी तो जेल हो सकती है। तो इसी वजह से हम लोग को फोर्थ वाला क्या याद रखना है, 4 पे चोरी, 4 पे चोरी। इसका मतलब क्या, ऑडिटर के मन में चोर है क्योंकि सामने वाला जो है वो उसका खुद का परिवार का है, तो वो कुछ गलत ओपिनियन तो देगा नहीं। इसलिए इफ द ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज in which his partner or his firm have any substantial interest in that enterprise। Now it is only applicable for what, अटेस्टेड फंक्शंस, जहां पे आपको अपना ओपिनियन देना है। नाउ अटेस्टेड फंक्शन के अंदर सर्टिफिकेशन भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब क्या, जहां पे ऑडिटर को अपना सर्टिफिकेशन देना है या फिर जहां पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वहीं पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात आएगी, वहीं पे आपकी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को देखोगे, ठीक है। इसका मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉर्मली कुछ कैलकुलेशन करने बोला है, कोई आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह जनरेट करने बोला है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक केस स्टडी का एग्जाम्पल लिया है, नॉन अश्योरेंस फंक्शन लाइक इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर अलाउड। मतलब आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप इवेल्युएशन कर रहे हो तो वो चीज आपको अलाउ है, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई ओपिनियन इंक्लूडेड है ना कोई सर्टिफिकेशन। इस टाइप का केस लो अगर आता है तो आपको क्लोज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल का रेफरेंस देना है। एंड साथ में क्या बोलना है कि यहाँ पे कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ है उसका मेंबर का। क्यों, क्योंकि ही वाज जस्ट इवेल्युएटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है। नो ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस इन विच द रिलेटिव ऑफ द मेंबर हैज द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी ही वाइफ अगर सामने वाली कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी है, इसका मतलब क्या, माना आप, आपकी फर्म या फिर आपके पार्टनर ने कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं किया है, लेकिन आपकी क्लोज रिलेटिव ने उस क्लाइंट के अंदर क्या कर रखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसके अंदर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड लास्टली सर्टिफिकेट इज ऑल्सो कवर्ड इन योर व्हाट, अटेस्टेड फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 5 पे। क्लॉज नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लॉज नंबर 4 ने तो बोल दिया ओपिनियन नहीं बता सकते। क्लॉज नंबर 5 बोल रहा है अगर आप लोग कोई मटेरियल फैक्ट्स को नहीं बताते हो जो कि आइडियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए था, तो आप लोग गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो जाओगे। तो क्या बोल रहा है क्लॉज नंबर 4, मेरे साथ में ध्यान से देखो क्लॉज नंबर 5। चलो 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 इधर आके क्लॉज नंबर 5 ध्यान से देखो। इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस fail to disclose the material facts which is known to him, very important, which is known to him but which is not disclosed in the financial statement for which the disclosure was necessary in making such financial statement not misleading। इसका मतलब क्या, अगर आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं बनाने थे तो आपको वो सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए थे जो कि आपको पता है। अगेन लैंग्वेज कहां से स्टार्ट हो रही है, he has failed to disclose all the material facts which were known to him but what, which is not disclosed in the financial statement
for which disclosure was necessary to in making such financial statement not misleading. Now, concern with the financial statement in what respect? In your professional capacity. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? आपका बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपका जो भी है असेट्स एंड लायबिलिटी एंड आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो भी पोजीशन बता रहे हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू द अकाउंट सारा अगेन क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या? आपका प्रोफेशनल कैपेसिटी में. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज किया है? मटेरियल फैक्ट्स. कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे? मटेरियल फैक्ट्स. नाउ मटेरियल फैक्ट्स को आप लोग किस रेफरेंस में बोलोगे? मटेरियलिटी कौन से सेक्शन, कौन से ऐसे के अंदर डिफाइंड है? हमारी 320 मटेरियलिटी को डिफाइन करता है. ऐसे 320 का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट. मेरे साथ बोलो, मटेरियलिटी इन व्हाट? प्लानिंग, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, एंड जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तब आपका मटेरियलिटी इन ऑडिट ऑफ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो मटेरियलिटी का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. मटेरियल फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करना है विच आर नोन टू यू, ठीक है, एंड विच में लीड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग. ठीक है, नाउ अगेन क्या होता है? मटेरियल का मतलब क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है. वो सारे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? आपकी मटेरियल. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या केस स्टडीज जनरली अभी तक जो पूछी है वो, लोन हैज टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड सेम इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लोन ले लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बताया. सेकंड क्या बोल रहा है? कंपनी ने ग्रुप कंपनीज को गारंटी दी है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कहीं से कहीं तक डिस्क्लोजर भी नहीं है, या फिर किसी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है एंड उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको किसमें बताने आपको? क्लॉज नंबर 5 पार्ट 1 नंबर 1 सेकंड शेड्यूल. चलो अभी आ रहे क्लॉज नंबर 6. क्लॉज नंबर 4 क्या था? ओपिनियन. क्लॉज नंबर 5 किसके बारे में था? डिस्क्लोजर. क्लॉज नंबर 6 के बारे में? रिपोर्टिंग. इसका मतलब क्या? इफ अ ऑडिटर फेल्स टू report the material misstatement which is known to him to appear in a financial statement with which he is concerned in a professional capacity. Again, he fails to report what material misstatement again which were known to him and to appear in the financial statement with which he was concerned in a professional capacity. पहला तो आपको ये बता देना है, पहले आपको लैंग्वेज के अंदर क्या लिखना है? रिपोर्ट. सेकेंड आपको बता देना है मटेरियल स्टेटमेंट. थर्ड आपको बताना है विच इज नोन टू हिम. नेक्स्ट आपको बताना है टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड लास्टली आपको बताना है कि इन कंसर्न इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर क्या लिखा है? अ सीए एक्ट इज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट सबमिट द मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट. नाउ देयर विल बी नो लायबिलिटी फॉर द क्लॉज 5 और क्लॉज 6. इसके अंदर क्या बोला है? वैसे तो आपको क्या लायबिलिटी बनती है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो सारा आपको किसको बताना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताना है. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कोई सीए है, वो किसी क्लाइंट का टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर के काम कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के काम कर रहा है. ठीक है, उसको पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रोडक्शन के बारे में, कि इन लोग ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, इस टाइप से कॉस्ट वगैरह सेव करते हैं, इस टाइप से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अब क्लाइंट क्या कर सकता है? ऑडिटर क्या कर सकता है? क्लाइंट को ये चीज गाइड कर सकता है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए. आपको जो भी है, आपका ब्लैक मनी, लाइट मनी, जो भी आपने जो भी प्रोविजंस वगैरह, जिस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसको आइडियली कोर्ट को बताना चाहिए, किसको? क्लाइंट को. लेकिन उस ऑडिटर की यहाँ पे कोई लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं बनती है डिस्क्लोज करने की, तो उसको वो लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं बन रही तो डिस्क्लोज नहीं करना है. इसका मतलब कि क्या? क्लाइंट के आप रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहे हो. ठीक है, क्लाइंट के कंसेंट के बिना आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है. उसको आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए. अगर क्लाइंट डिस्क्लोज नहीं करना है तो आपको भी डिस्क्लोज नहीं करना है. या फिर फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने जो आपको डेटा दिया है वो मिसलीडिंग है, मतलब कि क्लाइंट से जो डेटा आया है वही मिसकरेक्टेड है, तो अभी आपका यहाँ पे कोई गलती नहीं है. क्यों? क्योंकि आप तो वही डाटा यूज करते हो जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है. अगर ऐसा कोई केस स्टडी आपको मिल रहा है जिसके अंदर क्लाइंट ने ही आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मिसलीडिंग दी है, तो अभी आप लोगों की लीगल ड्यूटी यहाँ पे विड्रॉ हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे ना क्लॉज नंबर 5 एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, ना ही क्लॉज नंबर 6. अगेन यहाँ ना तो क्लॉज नंबर 5 एप्लीकेबल होगा, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ना ही क्लॉज नंबर 6 रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरली
इन जनरल क्लॉज नंबर 5th और 6th क्वेश्चन के आंसर रेफरेंस में साथ में आएंगे। इन जनरल अगर मान लो क्लॉज 6 से या क्लॉज 5 से कोई क्वेश्चन आता है तो इन जनरल देखा गया है कि क्लॉज 5th और 6th ऑफ सेकंड शेड्यूल का रेफरेंस साथ में आता है। जैसे कि हमारा क्लॉज पार्ट 1 का 6 और 7 जनरली साथ में आते हैं, वैसे यहाँ पे 5th और 6th लास्ट में आता है। ठीक है, चलो क्लॉज नंबर 7 जो है ना, क्लॉज नंबर 7 वो आपका अलग से ही चमकता है। किसके बारे में? नेग्लिजेंस के बारे में। क्लॉज नंबर 7 किसके बारे में बोलता है? अलग से नेग्लिजेंस के बारे में। इसका मतलब if the auditor does not exercise the due diligence or is grossly negligent in conduct of his professional duty, if the auditor does not exercise his due diligence or grossly negligent in the conduct of his professional duty, then he will be liable to professional guilty of misconduct under clause number 7 of part 1 second schedule। देखो इसका अंदर क्या है, जनरली इसमें कौन से केसेस की बात होती है? जब आइडियली ऑडिटर को ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करी, उस केस के अंदर यहाँ पे ऑडिटर लायबल हो जाएगा। सो दिस क्लॉज गेट्स अट्रैक्टेड whenever it's necessary to judge whether a CA honestly discharges his duties or not। ठीक है, एक केस तो हमने यहाँ पे पढ़ा। नाउ नेग्लिजेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर्ड है? नेग्लिजेंस के अंदर फ्रॉड से लेके माइनर नेग्लिजेंस सब कुछ कवर्ड है। छोटी से छोटी गलती से लेकर ऐसी गलती जो कि फ्रॉड को लेकर जा सकती है। तो अगर आपको केस स्टडी दिखे कि ऑडिटर ने इतनी सी ये भूल कर दी, इतनी सी भूल, नेग्लिजेंस मतलब व्हाट? नेग्लिजेंस। ठीक है ना, एग्जांपल्स क्या है मिसकंडक्ट के? ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको कौन सा रेफरेंस देना है? क्लॉज नंबर 7। ठीक है, सबमिटिंग द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट बाय रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट रिपोर्ट विदाउट द फिजिकल वेरिफिकेशन। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, मैनेजमेंट ने जो आपको एमआईएस रिपोर्ट प्रेजेंट करी वही रिपोर्ट पे आपने स्टॉक रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन दे दिया एंड खत्म कर दिया काम। ऐसा काम नहीं करना है, अदरवाइज क्लॉज 7 ग्रॉसली नेग्लिजेंस में आप लोग आ जाओगे। ठीक है, सर्टिफाइड द टर्नओवर फिगर्स विदाउट एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या? आपके आर्टिकल ने काम करके दे दिया कि सर मैंने ये फिगर्स देखी है, आपने विदाउट एनी रिव्यू उसको सर्टिफाई कर दिया है, सर्टिफिकेशन ही दे दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिव्यू भी नहीं करें, अगेन ग्रॉसली नेग्लिजेंस। इश्यूज क्लीन रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग द अकाउंट्स। अगेन एग्जामिन गई अकाउंट्स का और फिर आप लोगों ने क्लीन रिपोर्ट जनरेट कर दी। कुडंट कंप्लीट द ऑडिट ऑन द डेडलाइन, टाइमलाइन पे आपने ऑडिट कंप्लीट नहीं करी, अननेसेसरी डिले किया, तो अगेन यहाँ पे ग्रॉसली नेग्लिजेंस है। इफ अ सीए यूज द फोर्ज्ड सिग्नेचर और द कॉपी साइन and paste on any document without the permission of signatory will be the guilty of professional misconduct। अब इस केस स्टडी के अंदर क्या था, थोड़ा सा समझो। इस केस स्टडी के अंदर क्या था, आपका जो डायरेक्टर था ना, उससे मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगा। वो डायरेक्टर गया था आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री के अंदर गया हुआ था, उससे उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, ऑडिटर को करना है अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, तो उसने क्या किया, उसके साइन को पीडीएफ को कन्वर्ट करके उसके साइन को उठाया डिजिटल सिग्नेचर को और अपने कंफर्मेशन के अंदर पेस्ट करके एंड देन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लिया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगेन यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्यों? क्योंकि आपको फोर्ज सिग्नेचर यूज करके वो साइन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, if the auditor fails to identify apparent fraud, then it will be considered then he didn't apply the professional skepticism skill and the knowledge of due diligence। इसका मतलब इस केस स्टडी के अंदर स्पेसिफिकली क्या था, इस केस स्टडी के अंदर ऐसा था कि क्लाइंट का जो कैशियर है, कैशियर ने फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद वो फरार हो गया। ऑडिटर को कायदे से ऑडिट के टाइम पे वो फ्रॉड पकड़ लेना चाहिए था कि कैशियर ने क्या घपला किया है, लेकिन ऑडिटर ने तो उसके ऊपर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। लेटर क्या हुआ, उसका जो अकाउंटेंट है उसने थोड़ा बहुत वर्किंग किया और उसको समझ में आ गया कि ये फ्रॉड हुआ है। इसका मतलब क्या, ऐसा फ्रॉड जो कि अपीयरेंट था, आपको बहुत इजीली पकड़ में आ सकता था, लेकिन फिर भी आपके ऑडिट एग्जामिनेशन के अंदर अगर वो फ्रॉड पकड़ में नहीं आया, इसका मतलब आपकी साइड से नेग्लिजेंस है, आपकी साइड से ड्यू डिलिजेंस नहीं कवर हुआ है। नाउ यू विल बी गिल्टी अंडर कोड क्लॉज नंबर 7। नाउ इफ द सीए इन्फ्लुएंस द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीए ने मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला कि आप तो एक काम करो, ज्यादा प्रॉफिट शो करो सो दैट हम लोग आपका लोन ले पाए, या फिर कम प्रॉफिट शो करो ताकि आपका टैक्स कम लगे, इस टाइप की जो इन्फ्लुएंस है, अगेन क्लॉज नंबर 7। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने क्या बोला, लैक ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन लेटर आइडेंटिफाई। इसका मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूएटेड था या फिर अंडर वैल्यूएटेड था, आपको पहले तो पता नहीं चला ना, आपने पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, एंड जब आपका रिपोर्ट इशू हो गया, सब कुछ इशू हो गया, बाद में किसी थर्ड पार्टी ने देखा कि यार ये तो वैल्यूएशन ही करेक्ट नहीं है, तो ऑडिटर ने काम क्या किया है, अगेन यू विल बी लायबल अंडर क्लॉज नंबर 7 हियर। ठीक है, चलो क्लॉज नंबर 7 हो गया, किससे रिलेटेड था, ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंस। अभी हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं टू द क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 7 किसके बारे में था,
ड्यू डिलिजेंस। क्लॉज नंबर 8 किसके बारे में, यू इफ यू आर फेल्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यू आर फेल्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अभी तक बात हो रही थी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग ऑन द मटेरियल स्टेटमेंट में, यहाँ पे तो आपको इंफॉर्मेशन यानी आपने कलेक्ट करी। नाउ इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल है, लिटिल बिट, तो मेरे साथ आप लोग पढ़ो। फेल्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन which is what, which is necessary for the expression of an opinion, or its exceptions are significantly material to negate the expression of an opinion। इसका मतलब क्या, एक ऐसी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, आपका जो ओपिनियन है वो पूरा का पूरा अनक्वालिफाइड से क्वालिफाइड हो सकता है, एंड आपने वही इंफॉर्मेशन को ऑडिट में कलेक्ट करना छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ऑडिटर हैज फेल्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल। इसका मतलब क्या, मिस स्टेटमेंट आर मेजर which can lead to your qualified opinion to negate the expression of opinion, to negate the expression of an opinion। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इफ यू हैव रॉन्गली रिपोर्टेड द ट्रांजैक्शन विद डिफरेंट पार्टी नेम। देखो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हुआ एबीसी बीसीडी, ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दिया सीडीए के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी इंफॉर्मेशन थी, अगर ये ट्रांजैक्शन आपसे मिस हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ये ट्रांजैक्शन मिस हो गया तो क्या होगा, अगर ये ट्रांजैक्शन मिस हो गया तो हो सकता है इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो कि पूरा का पूरा अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही क्वालिफाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्लॉज नंबर 6 में भी गलती करी है। ठीक है, क्लॉज नंबर 6 यानी कि रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गलती करी है। अगेन ये बहुत ही छोटी गलती है, ये गलती एक्सपेक्टेड नहीं होती कभी भी किसी सीए से। तो 6 नंबर 7 में भी गलती करी है, 7 में भी गलती करी है, 8 में भी गलती करी है। ठीक है, इफ यू हैव इशूड द सर्टिफिकेट विदाउट वेरिफिकेशन ऑल द रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट, देखो बात सर्टिफिकेट की आती है ना, तब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है ऑडिटर को। नाउ इशू अ सर्टिफिकेट ऑन द रॉन्ग वैल्यूएशन इफ द ऑडिटर हैज नॉट एक्सरसाइज द रिव्यू वर्क प्रॉपर्ली एंड जस्ट फिल द चेकलिस्ट। इसका मतलब क्या, आपने फटाफट चेकलिस्ट में यस नो कर दिया, वो जो आपकी होती है ना हर ऑडिट प्रोसीजर के लिए आप लोग चेकलिस्ट बनाते हो। नाउ इस केस लॉ के अंदर क्या था, ऑडिटर ने चेकलिस्ट में अपने आंसर्स भर दिए विदाउट एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विदाउट एग्जामिनिंग जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उसको चेक किए बिना उसने फटाफट चेकलिस्ट भर दी। नाउ इस केस के अंदर आप 8th और 9th दोनों के अंदर लाइबल हो जाओगे। अब आप बोल रहे हो 8th और 9th, 9th क्या बोल रहा है आपका, 9th आपका बोल रहा है आपने जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट को फॉलो नहीं किया। ना इससे हम लोगों ने क्या सीखा, एक चीज कॉमन देखी आपने, क्लोज नंबर 8 के अंदर है ना, इन जनरल क्लॉज नंबर 6 और 7 का कहीं ना कहीं रेफरेंस है। क्यों है 6 और 7 का रेफरेंस, कोई एनी आइडिया, 6 और 7 क्यों आ रहे हैं क्लॉज नंबर 8 के साथ। देखो अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ दी कंसीडर करना जो कि आपके पूरे के पूरे ओपिनियन को नेगेट कर रही है, इसका मतलब आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस तो करी है, तो क्लॉज नंबर 7 तो यही लग गया। ठीक है, नाउ अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन छोड़ दिया है और ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है, इसका मतलब क्या, आपने उस फैक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग गलत कर दी है ना, तो क्लॉज नंबर 6 भी आपका ऑटोमेटिक लग गया। इसका मतलब देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 6, 7 और 8 साथ में आएंगे। नाउ 6 आपका क्लॉज नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्लॉज नंबर 9 आपका अलग से क्या बोल रहा है, if the auditor fails to invite the attention to a material departure from the GAPA यानी कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के प्रिंसिपल्स, यहाँ पे गैप नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ड नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑडिट प्रिंसिपल्स। तो इफ द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट को ऑडिटर ने देखा कि यार यहाँ पे तो मटेरियल डिपार्चर हो रहा है और फिर ऑडिटर की अटेंशन भी नहीं गई, लायबिलिटी को एसेट, एसेट को लायबिलिटी या एसेट को एक्सपेंसेस के अंदर कैपिटलाइज कर रहे हैं, इस टाइप का काम कर रहे हैं और ऑडिटर का वहां पे भी अटेंशन नहीं गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप क्लॉज नंबर 9 के अंदर लायबल हो। नाउ अब यहाँ पे कापा के अंदर यानी कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, या तो आप कॉमन सेंस से सोचो, इंस्टीट्यूट हमें कौन कौन सा मटेरियल देती है, या तो स्टडी मैट देती है, या प्रैक्टिस मैनुअल देती है प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर और क्या देती है इंस्टीट्यूट आपको, सोचो गाइडलाइंस देती है, क्लैरिफिकेशंस देती है, जो भी उसने स्टैंडर्ड्स दिए उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन देगी। तो स्टार्टिंग आपको कैसे याद करना है, गापा के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आपका क्या क्या इंक्लूड है गापा के अंदर, देखो या तो क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट प्लस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आ गए इसके अंदर, स्टेटमेंट्स आ गए, क्लैरिफिकेशंस आ गए, गाइडेंस नोट्स आ गई, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी नोट्स एंड अदर पेपर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। नाउ
पॉइंट्स टू बी रिमेंबर क्या है इसके अंदर, ऑडिट डन एज अ पीयर रिव्यूअर, अगर कोई ऑडिटर है जो कि एज अ पीयर रिव्यूअर ऑडिट कर रहा है देन उसको आईसीआई के थ्रू वैलिड सर्टिफिकेट लेना जरूरी है पीयर रिव्यू का, अदरवाइज वो पीयर रिव्यू ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर फर्म के पास, फर्म जो है उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेंबरशिप नंबर रिपोर्ट्स के अंदर इशू करना बहुत मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, यूडीआई नंबर हमेशा सर्टिफिकेट्स के ऊपर जनरेट होकर अपलोड होता है ना, जो भी आपकी रिपोर्ट जाती है, जो भी आपका सर्टिफिकेट जाता है उस पर यूडीआई नंबर के बिना वो नहीं जा सकता है फर्म का, ठीक है, पार्टनर्स का। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या मिला है आपको, ये जो दो एग्जाम्पल्स है जनरली अगर इस टाइप के केसेस आ रहे हैं, इस टाइप की केस स्टडी आ रही है तो क्लॉज नंबर 9 के अंदर कवर होंगे, ठीक है। सीए डिडंट कंडक्टेड सैंपल चेकिंग और बाउंसिंग एंड डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, ये एग्जाम्पल तो मैम हमने ऊपर भी देखा है, यस इस एग्जाम्पल के अंदर 7, 8, 9 तीनों साथ में चलेंगे, क्या कि आपके आर्टिकल ने काम किया, आपने देखा ही नहीं और आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी या जो भी है सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अपना ओपिनियन इशू कर दिया, ये हम लोगों ने क्लॉज नंबर 7 में पढ़ा था, इसके ऊपर क्लॉज नंबर 8 एंड 9 दोनों एप्लीकेबल है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू डिडंट चेक द बैंक कॉलम टोटल कॉन्ट्रा एंट्रीज, टेस्ट चेक बैंक रिकंसिलेशन, इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब क्या, बेसिक बेसिक चीजें भी चेक नहीं कर रही है, टोटल ऑफ बैंक, बैंक का स्टेटमेंट आपका रिकंसिलेशन से मिल रहा है या नहीं, क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें, कॉन्ट्रा एंट्रीज कुछ भी नहीं चेक किया, इधर का एंट्री उधर, उधर का एंट्री इधर, कुछ नहीं चेक किया, तो इसके अंदर आपका 7, 8, 9 तीनों कवर होगा। 7 के अंदर तो ग्रॉस नेग्लिजेंस कवर्ड होगा, 8 के अंदर सोचो आप लोग सोच के बताओ, 8 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो कवर होगा, एंड 9 के अंदर क्या होगा आपका मटेरियल डिपार्चर, ठीक है, और गापा। चलो अब हम लोग मूव ऑन टू द लास्ट क्लॉज ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 2, क्लॉज नंबर 10। क्लॉज नंबर 10 क्या बोल रहा है, चोरी के बारे में। चोरी के बारे में मतलब क्या, चोरी मतलब ऐसी चोरी नहीं पैसे उठा के, नहीं, क्लाइंट ने आपको पैसे दिए और वो पैसे आपको सेपरेट अकाउंट के अंदर रखने चाहिए थे लेकिन आपने यूज कर लिए उसको पर्सनल यूज में, ठीक है। तो क्या मैम कभी भी क्लाइंट को पैसा दे तो क्या हम लोग अपना पर्सनल यूज में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एंगेजमेंट के लिए सर्विसेज के लिए आपको फीस दिए तो आपको अलाउ है, या फिर फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में होने वाले ट्रेवलिंग या फूड के लिए जो भी खर्चा होने वाला था उस सर्विसेज प्रोवाइड के लिए आपको जो भी खर्चा होने वाला था क्लाइंट ने आपको एडवांस में पेमेंट करके रख दिया, अब आप उसको सेपरेट अकाउंट में ना रख के उसको यूज करे जा रहे हो तो दैट इज ओके। अदर देन दिस अगर आप लोग क्लाइंट का पैसा खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10। देखो इसके साथ मेरे साथ देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, if the auditor fails to keep the money of his client other than the fees, remuneration money which is meant to be expended in the separate banking account or to use such money for the purpose for which they are intended within a reasonable period of time। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लाइंट ने आपको जो भी पैसा दिया है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है क्लाइंट ने बोला कि मैं थोड़े टाइम के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, आप प्लीज ये अकाउंट पैसा रखो, जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है इसी से पेमेंट करो, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि यार ये पैसा जो है मेरा एडवांस टैक्स वगैरह पेमेंट कर देना या आपकी फीस के लिए रखो लेकिन एडवांस में रखो, ठीक है, फीस सॉरी फीस वर्ड नहीं यूज होगा, फीस नहीं, उसका टैक्स लायबिलिटी या फिर कोई उसका इंस्टीट्यूट का कोई फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट की जीएसटी हो गया उसका कोई फीस है, उससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल कुछ भी पेमेंट है या फिर उसको किसी और थर्ड पार्टी को देना था उस पर्पज से उसने क्लाइंट को दिया है, वट एवर मे बी एक्सपाइज रीजन अदर देन योर फीस, अदर देन योर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो भी अमाउंट है या फिर अदर देन योर आपका एक्सपेंडिचर जो भी आपको सर्विस में लगने वाला है, इसके अलावा कोई पैसा है तो आपको कहाँ रखना था, उसको सेपरेट बैंकिंग चैनल के अंदर या फिर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपको सेपरेट बैंकिंग चैनल के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है, देन यू विल बी गिल्टी अंडर व्हाट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 10। अगेन मेरे साथ आप लोग लैंग्वेज प्लीज रीड करो, प्लीज लैंग्वेज एक बार और देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ द ऑडिटर फेल्स टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट विच इज अदर देन फीस, रेम्यूनरेशन money meant to be expended in a separate banking account or to use such money for the purposes for which they are intended to be transferred to the separate bank account within a reasonable period of time। now ठीक है, एडवांस अगेंस्ट द सर्विसेज, अगर एडवांस अगेंस्ट द सर्विसेज मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
या फिर मनी रिसीव टू द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करने के लिए दिया है। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप वो खर्चा जो है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में ही आप लोग वो खर्चा यूज करने वाले तो उसको अगेन आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर मनी रिसीव्ड एज अ ट्रस्टी, एज अ एग्जीक्यूटर या फिर लिक्विडेटर, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको रखना है। यानी कि ट्रस्टी की पोजीशन में क्लाइंट ने आपको पैसा दिया, आपका पैसा नहीं है, तो आपको उसको बैंक अकाउंट के अंदर रखना है। किस टाइप का क्वेश्चन आया है, एक एग्जांपल समझते हैं। कोई क्वेश्चन केस स्टडी किस टाइप की आई है। क्लाइंट ने मनी दिया टू इन्वेस्ट इनटू द सिक्योरिटी विद द सीए डिपॉजिटेड इन हिज ओन सेविंग अकाउंट। क्लाइंट ने बोला क्या मेरे पोर्टफोलियो में प्लीज इन्वेस्टमेंट कर दो, और आपने क्या किया, खुद के सेविंग अकाउंट के अंदर रख लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं चलेगी ना। ऐसा एक दो केस स्टडीज और था, इसके अंदर क्या था कि क्लाइंट ने आपको दिया था वो पैसा किसके लिए, एडवांस मनी के लिए, कि यार मेरा जो लाइबिलिटी आने वाला है, टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है, तो आप प्लीज, मैं आपको एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ, आप प्लीज उसके अंदर पेमेंट कर देना। अभी ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने अपना खुद का एडवांस टैक्स उसे पे कर दिया, एंड क्लाइंट को तो लग गई भाई चार्जेस, क्लाइंट को तो लग गई पेनल्टी, उसका टैक्स लाइबिलिटी ले गया। ऐसे काम नहीं करने, बीइंग एज ऑडिटर ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। चलो अभी हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं टू द सेकंड शेड्यूल। अभी एक बार मेरे साथ में क्लॉजेस रिवाइज करो। क्लॉज 1 किससे रिलेटेड था, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लॉज 2 किससे रिलेटेड था, आपने एग्जामिनेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट को सर्टिफाई और सबमिट किया है। किसके अलावा, आपका फर्दर आपको पता है कौन कौन से लोगों के अलावा आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सर्टिफिकेट इशू करवा दिया या फिर रिपोर्ट इशू करवा दिया, ठीक है। क्लॉज 3 क्या बोल रहा था, अबाउट व्हाट योर फोरकास्ट कंटिजेंसी फोरकास्ट, ठीक है। क्लॉज 4 किससे रिलेटेड था, आपका क्लॉज 4 किससे रिलेटेड था, ओपिनियन से रिलेटेड। क्लॉज 5 किससे रिलेटेड था, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। क्लॉज 6 किससे रिलेटेड था, आपका रिपोर्टिंग से रिलेटेड। क्लॉज 7 किससे रिलेटेड था, ग्रोसली नेग्लिजेंस या फिर ड्यू डिलिजेंस रखने के लिए। क्लॉज नंबर 8 किससे रिलेटेड था, जल्दी बोलो, क्लॉज नंबर 8 बच्चों को याद नहीं होता है, जल्दी बोलो। क्लॉज नंबर 7 था ग्रोसली नेग्लिजेंस। क्लॉज नंबर 8 अबाउट व्हाट, मटेरियल डिपार्चर। और क्लॉज नंबर 8 यानी कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लॉज नंबर 8 था सफिशिएंटली जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके ओपिनियन को जो अफेक्ट कर सकती थी, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। क्लॉज नंबर 8 उसके बारे में था। क्लॉज नंबर 9 था गापा का, आप लोगों ने क्या किया, मटेरियल डिपार्चर अगर कोई हो रहा है तो उसको आपने इंटीमेट नहीं किया। क्लॉज नंबर 10 के अंदर था क्लाइंट का मनी आप लोगों ने सेपरेट नहीं रखा, ठीक है। चलो अभी मूव ऑन हो रहे हैं टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अच्छा, पार्ट 2 किसके लिए है, पार्ट 1 किसके लिए था, मेंबर्स इन प्रैक्टिस। पार्ट 2 किसके लिए, मेंबर्स इन जनरल, सबके लिए, ठीक है। अभी सबके लिए जनरल है तो उसके अंदर क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, इफ यू हैव कॉन्ट्रावेंशन इन एनी ऑफ द प्रोविजन, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी प्रोविजन का इस एक्ट के अंदर या फिर रेगुलेशन के अंदर या फिर गाइडलाइंस बाय आपका काउंसिल, किसके अंदर, एक्ट, रेगुलेशन, काउंसिल का गाइडलाइंस, इसके अंदर मान लो अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो फिर क्या, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। किसके अंदर, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। चलो रेगुलेशंस के अंदर जनरली जिस रेगुलेशंस के अंदर जो है मेंबर्स गलती करते हैं, कौन सा है, रेगुलेशन 47, 48, 65। देखो याद कैसे करना है, अभी 47 में 7 आ गया, ठीक है, 48 में 8 आ गया, अब 5 और 6 बोल रहे, इधर 4 आ गया, तो 5 और 6 बोल रहे हम लोग को बीच में क्यों छोड़ दिया, आपने 4 ले आया, 7 ले आया, 8 ले आया, तो 5 और 6 को बुरा लग गया, तो उन लोगों ने बोला 65, हम लोग को 65 हम लोग को लास्ट में डाल दो, ठीक है। 47 नंबर का रेगुलेशन आपका क्या बोल रहा है, मेरे साथ देखो, 47 नंबर का रेगुलेशन आपको क्या बोल रहा है, 47 बोलता है अगर आर्टिकल असिस्टेंट को आपने प्रीमियम, लोन या डिपॉजिट जैसे ट्रांजेक्शन किए तो आप किसमें कवर हो जाओगे, रेगुलेशन नंबर 47 में, ठीक है। 48 क्या बोल रहा है, अगेन आर्टिकल से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आर्टिकल को स्टाइपेंड कैसा जाना चाहिए, मंथली पेमेंट पे, ना तो एडवांस ना ही इन अरियर, मंथली पेमेंट। आपने बोला एकदम मैं ना देखो पूरा साल का एक साथ पेमेंट करूंगा, विद इंटरेस्ट पे करूंगा, इंस्टीट्यूट बोलती मैंने बोला करने, नहीं बोला, मंथली पेमेंट करो, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो रेगुलेशन नंबर 48 आपको क्या बोलता है, आपको स्टाइपेंड आर्टिकल असिस्टेंट का स्टाइपेंड मंथली पेमेंट करना है। तो अभी रेगुलेशन नंबर 65 क्या बोल रहा है, 65 बोल रहा है कि आपको कोई और ऑक्यूपेशन में आपके आर्टिकल को नहीं लगाना है, इसका मतलब कोई भी प्रोफेशनल काम है जो आपके प्रोफेशनल आपका खुद का सीएन प्रैक्टिस का काम है उसके लिए लगाओ, अदर देन दिस आपको अपने आर्टिकल को एंगेज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप लग रहे हो इलेक्शन में, आप लोग लग रहे हो इलेक्शन, आपने आर्टिकल को बोला एक काम कर यार ये इलेक्शन की पूरी लिस्ट बना के दे दे, नहीं,
आपको वो काम नहीं करना है। इसका मतलब क्या, जो भी आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड काम है वो करवाओ, दूसरे इधर उधर के काम आप आर्टिकल से नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। पर मैम हमने तो बहुत काम किए ऐसे, क्या कर सकते हैं अभी, रियलिटी तो हम सब जानते हैं क्या है, ठीक है ना। चलो स्पेशल पॉइंट्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीए शेल जनरेट द यूडीआईएन फॉर ऑल द सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट्स एंड द अदर ऑडिट अश्योरेंस अटेस्टेड फंक्शन। इसका मतलब ये चीज हम लोगों ने अभी किसके अंदर पढ़ी थी, क्लॉज नंबर 7 में भी पढ़ी थी। क्लॉज नंबर 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या पढ़ा था, मेंबरशिप नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उसने सर्टिफिकेट या रिपोर्ट पे नहीं बताया, यूडीआई नंबर सर्टिफिकेट्स पे नहीं बताया, तो क्लॉज नंबर 7 लगेगा। इधर से आपको क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ सेकंड शेड्यूल भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस का फॉलोइंस नहीं करा। आपको यूडीआई जनरली बताना चाहिए था सारे सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स और ऑडिट अश्योरेंस एंड अटेस्टेड फंक्शन पे, लेकिन आपने वो नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं, अगर आप पीयर रिव्यू का स्टेटमेंट दे रहे हो, पीयर रिव्यू कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑन द पीयर रिव्यू, देन आपको आईसीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल रहा है, ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप पीयर रिव्यू के दायरे के अंदर आ रहे हैं तो आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, आपका पीयर रिव्यू हो रहा है तो आप लोग लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्वालिटी इंस्टीट्यूट मेंटेन कर पाएगी ना। पीयर रिव्यू होता है तो हम लोग फिर डॉक्यूमेंटेशन, अपना वर्किंग, हर चीज अच्छे से करते हैं अपनी फॉर्म्स का, देखा होगा। पीयर रिव्यूअर्स जैसे ही आते हैं फॉर्म्स के अंदर धामाधूम बन जाती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, इस क्लाइंट का काम प्रॉपर है या नहीं, इस क्लाइंट का प्रॉपर है कि नहीं, सब लोग प्रॉपर चेक करने लगते हैं। तो वही बस उसी क्लाइंट्स को क्या मिलेंगे, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट्स। चलो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, विदाउट हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस issued and signed a certificate letter applied for the certificate of practice। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे इस केस स्टडी के अंदर, पर्टिकुलरली इस केस स्टडी के अंदर मेंबर ने क्या किया था, उसने ना सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ठीक है, अपने आप को एज ए सीएन प्रैक्टिस बता के, एंड सर्टिफिकेट इशू करने के बाद सीएन प्रैक्टिस को अप्लाई किया, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। अगर हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो ही आप अपने आप को बताओ, रिप्रेजेंट करो कि मैं ये सर्टिफिकेट एज ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्डर ये सर्टिफाई करता हूँ, ठीक है। और उसके क्या, फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड ऑन द टाइम, अगेन हम लोगों ने कौन सा रेगुलेशन पर पढ़ा था, रेगुलेशन नंबर, जल्दी बोलो, 47 के अंदर क्या, कि मंथली पेमेंट बराबर करना है। चलो इसके एग्जांपल्स के अंदर क्या है, मेक द आर्टिकल वर्क बियॉन्ड द ऑफिस आवर्स, तो आप यहाँ पे लाइबल हो जाओगे। एक्सेप्ट द आर्टिकल, जनरली आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दिखे आपको, क्लॉज आपको केस स्टडीज के अंदर कौन सा क्लॉज लगाना है हम लोग को, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। चलो एक्सेप्ट द आर्टिकल विदाउट एनी वैकेंसी एंड एंडेड अप विद नो आर्टिकलशिप डीड। इसका मतलब क्या, आपके पास आर्टिकलशिप का लिमिट पूरा कंप्लीट हो चुका था, कोई वैकेंसी नहीं था, आपने बंदे को बोला आजा मेरे यहाँ कर ले आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप डीड एंटर नहीं हुए, बेचारे के 3 साल काउंट ही नहीं हुए, उसका पूरा टाइम चला गया। ऐसा नहीं करना है ना। टेक अ लोन फ्रॉम द फर्म वेयर हिज फादर एंड द आर्टिकल बोथ वर इंटरेस्टेड। इसके अंदर क्या था, आर्टिकल और उसके पापा दोनों उस लोन के उस फर्म के अंदर इंटरेस्टेड थे जहां से आपने लोन उठाया। अब इसके अंदर क्या एक ट्विस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ने आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने से पहले ही, उससे पहले इस फर्म के साथ में लोन का ट्रांजैक्शन किया हुआ था उसका, उसके पापा ने, उसके बाद में उसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो अभी आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलो आपका क्लॉज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्लॉज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 2 जो है ना, वो क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, स्पेसिफिकली मेंबर्स इन सर्विस। अगेन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉज 1 हम लोग किसके लिए पढ़ गए, प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। क्लॉज 2 किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्फिडेंशियलिटी किसके लिए, सर्विस के लिए। इसका मतलब क्या, वहां पे भी उसने अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन ली थी जो कि अदर देन द क्लाइंट कंसेंट डिस्क्लोज कर दी थी, यहाँ पे भी अगेन उसने एज ए एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन गेन करी है जो कि अदर देन द क्लाइंट डिस्क्लोज कर दी है, ठीक है। सो इफ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस, इसका मतलब अ चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा पर्सन, ऐसा मेंबर जो कि इन सर्विस है, being an employee of the company firm person, if a chartered accountant is being an employee of a company firm or person discloses the confidential information which is acquired during the course of his employment, then he will be liable to the guilty of professional misconduct. Again, if a chartered accountant being as an employee of the company firm या फिर person, as a person discloses the confidential information which is acquired during the course of his employment, then he will be liable under guilty of misconduct under what, under clause number 2, ठीक है। now
इसके एक्सेप्शंस क्या है, अगेन अगर लॉ ने बोला या एम्प्लॉयर ने खुद ने बोला तो आप लोग डिस्क्लोज करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो क्लॉज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्लॉज नंबर 3 ऑफ पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है आपका सेकंड शेड्यूल का, इट इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिटर्न और फॉर्म। सिर्फ सिर्फ कितनी चीजें बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें। क्लॉज नंबर 3 सिर्फ 4 चीजों की बात करता है। सिर्फ का मतलब क्या, एज फॉर स्टेटमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिटर्न एंड एफ फॉर फॉर्म includes any statement, information, written or form which is to be submitted to the ICI council or its committee or its director, board of discipline, disciplinary committee, quality review board or the appellant tribunal, appellant authority, any particulars which are knowing them to be false। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि इस इन्फॉर्मेशन तो गलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ के अंदर इस गलत इन्फॉर्मेशन को इन सारे लोगों को दिया एंड नाउ अब गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गए। सिर्फ का मतलब क्या, कोई भी स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म जो इन लोगों को जाने वाला था उसके अंदर आपने एनी पर्टिकुलर्स विच आर नोइंग देम टू बी फॉल्स, आपने वो इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले टॉप हेड में क्या आता है आपका आईसीआई का काउंसिल। काउंसिल क्या बनाता है, आपकी कमिटी। कमिटी के अंदर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, है ना। कमिटी के अंदर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स सारे के सारे क्या करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो बोर्ड क्या बनाते हैं, बोर्ड को, तो ये बन गई आपकी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अगेन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन से अगेन बन गई डिसिप्लिनरी कमिटी। एंड बोर्ड क्या होती है, क्वालिटी मेंटेन करती है, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। एंड लास्ट में आ गई आपकी डबल ए, इसका मतलब क्या, एपेलेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने कोई एम्पेनमेंट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी एंड इस ऐसा मेंबर जो कि उसका पार्टनर नहीं था, कोई और अदर देन अ सी जो कि उसका पार्टनर नहीं था, उसका नाम एम्पेलमेंट के अंदर डाल दिया आईसीआई के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। एज ऑन द डेट वो पार्टनर नहीं था, अपकमिंग पार्टनर था, लेकिन आपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया इंस्टीट्यूट के एम्पेलमेंट में गया, ठीक है ना। टेकन द फॉल्स ओथ इन द हियरिंग ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी। डिसिप्लिनरी कमिटी के अंदर आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीजर हुई, एक्शन हुई, आपको ऑथ लेने बोला, आपने क्या बोल दिया, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, गीता की कसम आपने खा ली झूठी, ठीक है। तो आप किसके अंदर गिल्टी हो जाओगे, अगेन आपका क्लॉज नंबर 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। नाउ सीए इन द एम्प्लॉयमेंट शोन हिमसेल्फ एज अ सीए इन प्रैक्टिस फुल टाइम। मैं तो भले आप एम्प्लॉयमेंट में हो, लेकिन आपने अपने आपको क्या बताया, सीए इन प्रैक्टिस फुल टाइम और क्लाइंट से काम में लिया, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। नॉट टेकन परमिशन ऑफ आईसीआई टू वर्क द पार्ट टाइम लेक्चरर। हमें पता है अगर आपको लेक्चरर की तरह काम करना है तो इंस्टीट्यूट का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर देन इंस्टीट्यूट आप लोग कहीं और जाके लेक्चर दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं ली, अगेन इंस्टीट्यूट का वायलेशन किया। फाइल एंड अपील टू द ऑथोरिटी विद मेंशनिंग सम रॉन्ग फैक्ट्स, ठीक है। ऑथोरिटी को अपील फाइल करी, लेकिन उसके अंदर जो फैक्ट्स बताए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करी, गलत बताए, ठीक है। अब आता है आपका लास्टली, चलो क्लॉज नंबर पार्ट सेकंड ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से क्लॉजेस पढ़े, देयर वर 3 क्लॉजेस, ठीक है। ये क्लॉजेस के लिए थे इन जनरल, प्रैक्टिस के लिए भी, सर्विस के लिए भी, लेकिन क्लॉज 2 स्पेसिफिकली किसके लिए था, सर्विस के लिए, ठीक है। क्लॉज 1 क्या बोल रहा था, आपने क्या किया है, प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, किसका, एक्ट का, रेगुलेशन का, गाइडलाइन बाय काउंसिल का। क्लॉज नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉ, गलत इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज कर दी, ठीक है। क्लॉज नंबर 3 एंड लास्ट क्लॉज आपका क्या बोल रहा है, अगेन किसके बारे में बोल रहा है, आपने क्या किया, जो भी इंस्टीट्यूट के स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, रिटर्न और फॉर्म है, उसके अंदर एनी इंफॉर्मेशन विच इज नोइंगली टू बी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब आपका पूरा क्लॉज नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, सॉरी सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट सबसे छोटा, सबसे क्यूट पार्ट है। आप लोगों का जो अदर मिसकंडक्ट का पार्ट था आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के अंदर क्या था, लास्ट क्लॉज याद आ रहा है, क्या था लास्ट क्लॉज, कि अगर सी एन प्रैक्टिस 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कोई सिविल या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लाइबल हुआ है तो क्या होगा, वो किसके अंदर कवर्ड होगा, आपका शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 2 क्या बोलता है, आफ्टर 6 मंथ हुआ तो क्या मेरे अंदर कवर कर लो। इफ अ सीएन प्रैक्टिस, सॉरी अ मेंबर, इट इज जनरल फॉर बोथ द मेंबर्स, सर्विस या फिर प्रैक्टिस, इफ ही फाउंड गिल्टी इन एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, देन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। इसका मतलब क्या, ऐसा ऑफेंस जो कि 6 महीने से ज्यादा के लिए आपका पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजमेंट है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 के अंदर। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर है
तो वो किसके अंदर कवर्ड होगा? आपका पार्ट फोर्थ ऑफ क्या? पार्ट फोर्थ, सही सही बताओ ना, आपका पार्ट फोर्थ ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है। एंड ये क्या था? आपका सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 3, ठीक है। इसके अंदर कोई क्लॉजेस नहीं है, सिंगल क्लॉज है। 6 महीने से ज्यादा अगर आप लोगों ने कुछ काम किया है, कुछ किसी कोर्ट के अंदर आप लायबल हुए इम्प्रिजमेंट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे कवर्ड हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लॉजेस जो है ना, आपका लास्ट पार्ट जो है, वहां पे आपका पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो किसके लिए? अदर मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपका पार्ट 3 है वो किसके लिए है? अगेन अदर मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है। इससे पहले के जो पार्ट्स है वो किसके लिए? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। तो इसके साथ आपके प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लोजेस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने शेड्यूल 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेकेंड शेड्यूल आपका अभी डिस्कस हो गया है। अब बचे हैं आपके अदर प्रोविजंस, ठीक है। वो सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और आपका प्रोफेशनल एथिक्स अलोंग विद योर क्वेश्चंस, कंक्लूजन्स, अलोंग विद ऑल द प्रोविजंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 1.5 की स्पीड में लगा के इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ सुन लिया उससे आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।